नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इस वीडियो लेक्चर में मुद्रास्फीति यानी मनी इन्फ्लेशन के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में हमने मुद्रास्फीति की परिभाषा और मुद्रास्फीति के अर्थ के बारे में समझा और मुद्रास्फीति के कारणों यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के बारे में समझा। इस वीडियो लेक्चर में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन बिंदुओं में नंबर 1 मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा मजदूरी कीमत चक्र, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा मजदूरी कीमत चक्र के बारे में समझेंगे, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड वेज प्राइस स्पाइरल के बारे में समझेंगे। नंबर 2 लागत प्रेरित मुद्रास्फीति तत्व को समस्त मांग और समस्त पूर्ति वक्रों द्वारा कैसे दर्शाया जा सकता है, इसके बारे में समझेंगे। और नंबर 3 मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकार, उसके बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा मजदूरी कीमत चक्र। इसको एक उदाहरण या एग्जाम्पल से समझते हैं। माना मार्केट में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों के बढ़ने से श्रमिकों तथा वेतनभोगियों यानी सैलरी अर्नर्स की वास्तविक मजदूरी या वेतन जो है वो घट जाएंगी, क्योंकि वे अपनी नकद मजदूरी से पहले की तुलना में अब कम वस्तुएं खरीद सकेंगे, क्योंकि वस्तुएं एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों के बढ़ने से वो अपनी नकद मजदूरी से जो है कम वस्तुएं खरीद सकेंगे। वे जब अपनी वास्तविक आय या रियल इनकम को घटती हुई अनुभव करेंगे तो अपने वेतन अथवा मजदूरी को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। वह हर प्रकार दबाव डालेंगे ताकि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। श्रमिक तथा वेतनभोगी क्या करेंगे कि हर प्रकार से दबाव डालेंगे कि उनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए। जब कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो फैक्ट्रियों के मालिक और सरकार को वेतन, मजदूरी अथवा महंगाई भत्ते बढ़ाने पड़ते हैं। जब जो है वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं तो फैक्ट्रियों के मालिक और सरकार को जो है वेतन, मजदूरी अथवा महंगाई भत्ते बढ़ाने पड़ते हैं। वेतन और मजदूरी बढ़ाने के 2 परिणाम होंगे। जब जो है फैक्ट्रियों के मालिक और सरकार जो है श्रमिकों तथा वेतनभोगियों के मजदूरी तथा वेतन को बढ़ाती है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं या परिणाम होंगे। उनमें नंबर 1 वेतन और मजदूरी बढ़ाने से वस्तुओं के लिए समस्त मांग और बढ़ जाएगी, जिससे कीमतें और चढ़ जाएंगी। मतलब वेतन और मजदूरी के बढ़ने से जो है वस्तुओं के लिए जो है समस्त मांग जो है और बढ़ जाएगी। समस्त मांग के बढ़ने से कीमतें और चढ़ जाएंगी या और बढ़ जाएंगी। और जो दूसरा कारण है वो है मजदूरी बढ़ जाने से उत्पादन की लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। मजदूरी के बढ़ने से उत्पादन की जो लागत है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि उद्यमियों को जो है एंटरप्रेन्योर को जो है वस्तुओं की कीमतें और बढ़ानी पड़ेंगी। इन कीमतों के बढ़ने से जो है निर्वाह खर्च यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ जाएगा। उपभोक्ताओं का या जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है बढ़ जाएगा तथा श्रमिक और अधिक मजदूरी मांगेंगे। श्रमिक तथा वेतनभोगी क्या करेंगे कि अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। इस प्रकार कीमत और मजदूरी एक दूसरे का पीछा करने लग जाएंगी और अर्थव्यवस्था दुष्चक्र यानी विशियस सर्कल में फंस जाएगी, जिसे मजदूरी कीमत चक्र या वेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं। मजदूरी कीमत चक्र या वेज प्राइस स्पाइरल को एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो है एक्स एक्सिस पर
रियल नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट को दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर को दिखाया गया है। एडी जो है हमारा वो डिमांड कर्व को दर्शाता है, और ऐसे S1 जो है वो अल्पकालीन पूर्ति वक्र को, और LAS जो है हमारा वो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाता है। YF जो है पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के स्तर को दर्शाता है, जहाँ पे दीर्घकालीन पूर्ति वक्र यानी LAS वक्र जो है वो वर्टिकल या सीधी रेखा की है। आरंभ में जो है समस्त मांग वक्र या एग्रीगेट डिमांड कर्व वो AD1 है, और अल्पकालीन पूर्ति वक्र समस्त पूर्ति वक्र जो है वो S1 है, जो कीमत स्तर P1 को मानकर बनाया गया है। कीमत स्तर जो है P1 को मानकर बनाया गया है। समस्त मांग वक्र या एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 जो है वो अल्पकालीन पूर्ति वक्र S1 को तथा LAS को यानी दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को E1 पर बिंदु E1 पर काटता है, यानी यहाँ पर काटता है, जिससे कीमत स्तर जो है वो P1 के बराबर निर्धारित होती है। जैसे ही सरकारी व्यय तथा निवेश व्यय में वृद्धि के कारण समस्त मांग वक्र यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो AD1 से AD2 हो जाता है। निवेश व्यय तथा सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण श्रमिकों तथा वेतनभोगियों की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी, जिससे प्रचलित कीमत यानी P1 पर जो है वो समस्त मांग का आधिक्य यानी एक्सेस डिमांड उत्पन्न हो जाएगी, जिससे स्फीतिकारी अंतर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे जो है कीमत स्तर में वृद्धि होगी। कीमत स्तर में वृद्धि होकर जब मांग AD1 से AD2 चली जाती है तो कीमत स्तर P1 से जो है P2 पर चली जाएगी। इसी प्रकार जब मांग वक्र AD2 से AD3 चली जाती है तो कीमत भी बढ़कर जो है वो P1, P2 और P3 हो जाती है। इस प्रकार जो है वो मजदूरी कीमत चक्र को हमने रेखाकृति से समझा। अब समस्त मांग और समस्त पूर्ति वक्रों द्वारा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति को समझते हैं। समस्त मांग यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई द्वारा जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को समझते हैं। इसको एक डायग्राम या रेखाकृति से समझते हैं। रेखाकृति में जो है एक्स एक्स पर जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया गया है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को दिखाया गया है, और वाई एक्स पर जो है प्राइस लेवल या कीमत स्तर को दिखाया गया है, और वाई एफ जो है वो पूर्ण रोजगार या फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर है। AD1 जो है एग्रीगेट डिमांड को दर्शाता है, और S1 जो है वो अल्पकालीन पूर्ति को दर्शाता है, और LAS जो है वो दीर्घकालीन पूर्ति वक्र को दर्शाता है। पूर्ण रोजगार के स्तर पर यानी YF के स्तर पर जो है दीर्घकालीन समस्त पूर्ति वक्र यानी LAS जो है वो स्थिर रहता है। स्थिर होने के कारण पूर्ण रोजगार के स्तर पर जो है दीर्घकालीन पूर्ति वक्र सीधी यानी वर्टिकल आकार का होता है। माना कि अल्पकालीन समस्त पूर्ति वक्र जो है वो S1 है, और यह समस्त मांग वक्र यानी AD1 को जो है वो कीमत स्तर OP1 पर काटता है, यानी कीमत स्तर OP1 पर काटता है। अब माना कि श्रमिकों की मजदूरी बढ़ गई। श्रमिकों की मजदूरी के बढ़ने से उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। इसके कारण जो है समस्त पूर्ति वक्र यानी अल्पकालीन पूर्ति वक्र बाएं ओर विवर्तित होकर S से S2 हो गया है। S से S2 हो गया है। समस्त अल्पकालीन पूर्ति वक्र यानी S से S2 AD1 को जो है वो E2 बिंदु पर काटता है,
जो कि पहले कीमत यानी OP1 से अधिक है, यानी OP2 है। इसी प्रकार मजदूरी में वृद्धि होने से कीमत स्तर तो बढ़कर OP1 से OP2 होगी, यानी कीमत स्तर जो है वो बढ़कर OP1 से OP2 हो गई। लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पादन जो है वो YF से घटकर जो है Y1 हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण कीमत स्तर तो बढ़ता है, यानी P1 से P2 हो गया है, कीमत स्तर तो बढ़ता है, लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन या उत्पादन जो है वो घटता है। इसी कारण जो है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। UGC नेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माना श्रमिकों की मजदूरी बढ़ गई तो बढ़ जाने से उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, तो समस्त पूर्ति वक्र जो है वो किस तरफ होगा? तो समस्त पूर्ति वक्र जो है वो बाएं ओर विवर्तित होगा, यानी बाएं ओर शिफ्ट हो जाएगा, और इससे जो है उत्पादन जो है YF से Y1 यानी उत्पादन भी घट जाएगा और समस्त पूर्ति वक्र भी वो विवर्तित हो जाएगा, विवर्तित होकर बाएं ओर चले जाएगा। अब जानते हैं स्फीति के प्रकारों यानी टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। स्फीति को विभिन्न आधार, दर, कारण आदि पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्फीति को विभिन्न आधार, दर और कारण आदि पर जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। दर आधार पर वर्गीकरण: नंबर 1 रेंगती या नम्र स्फीति, क्रीपिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन। रेंगती या नम्र स्फीति: जब स्फीति की वार्षिक दर एक अंक में हो तो इसे नम्र या रेंगती स्फीति कहते हैं। जब स्फीति की वार्षिक दर एक अंक में हो तो इसे जो है नम्र या रेंगती स्फीति कहते हैं, यानी क्रीपिंग और मॉडरेट इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस प्रकार की स्थिति लंबी अवधि तक बनी रहती है। रेंगती या नम्र स्फीति जो है की अवधि एक लंबी अवधि तक बनी रहती है। इस स्फीति की सबसे प्रमुख विशेषता यह है, रेंगती या नम्र स्फीति की जो है प्रमुख विशेषता यह है कि इसका पूर्वाभास किया जा सकता है। रेंगती या नम्र स्फीति की जो है पूर्वाभास किया जा सकता है, तदनुसार जो है नीति निर्धारित किया जा सकता है, नीतियों का निर्माण किया जा सकता है। नम्र स्फीति को वांछित माना जाता है और यह आर्थिक विकास में सहायक होती है, यानी कि नम्र स्फीति को जो है वो अच्छा माना जाता है आर्थिक विकास के लिए, क्योंकि इससे जो है आर्थिक विकास होता है। दूसरा है कूदता या गैलोपिंग स्फीति, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यह अत्यधिक उच्च स्फीति होती है। कूदता या गैलोपिंग स्फीति जो है अत्यधिक उच्च स्फीति होती है। इसे शुरुआती दौर में गैलोपिंग तथा अंतिम दौर में जो है हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है या माना जाता है। कूदता या गैलोपिंग स्फीति को शुरुआती दौर में गैलोपिंग तथा अंतिम दौर में हाइपर माना जाता है। सैमुएल्सन के अनुसार, सैमुएल्सन कहते हैं कि यदि स्फीति की वार्षिक दर 2 या 3 अंकी हो, यानी स्फीति की दर जो है वार्षिक दर 2 या 3 अंकी हो, जैसे 20%, 100% या 200% हो, तो इसे गैलोपिंग स्फीति कहते हैं। अधिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब स्फीति की दर 3 अंकी हो या उससे भी अधिक हो जाए तो इसे अधिस्फीति कहते हैं, यानी हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब स्फीति की दर 3 अंकी हो या इससे अधिक हो, 3 अंकों से भी बहुत अधिक हो जाए तो इसे जो है अधिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। हाइपर स्फीति की सबसे पहला चर्चा जो है केगन ने की। हाइपर स्फीति की जो है सबसे पहले चर्चा किसने की थी? केगन ने की थी। हाइपर स्फीति की सबसे पहले चर्चा केगन ने की। हाइपर स्फीति की स्थिति में पत्र मुद्रा बिल्कुल बेकार हो जाती है। हाइपर स्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में जो है पत्र मुद्रा जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है। मुद्रा से लोगों का जो है विश्वास खो जाता है। उसके बाद
ख है खुली तथा दबी स्फीति, ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। खुली तथा दबी स्फीति, जब स्फीति पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तथा मूल्य स्तर स्वतः बिना रोक टोक के ऊपर आ जाए तो इस प्रकार की स्फीति को खुली स्फीति कहते हैं। जब स्फीति पर जो है किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो, यानी गवर्नमेंट का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो तथा मूल्य स्तर स्वतः या अपने आप बिना रोक टोक के ऊपर आ जाए तो इस प्रकार की स्फीति को जो है खुली स्फीति या ओपन इन्फ्लेशन या सप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब सरकार अनेक प्रकार की नीतियों के द्वारा गवर्नमेंट जो है अनेक प्रकार की नीतियों के द्वारा मूल्य स्तर को एक सीमा में रखने की कोशिश करे, जब सरकार जो है विभिन्न प्रकार की नीतियों को बनाकर मूल्य स्तर को एक सीमा में रखने की कोशिश करें या स्थिर रखने की कोशिश करें और मूल्य स्तर उतना ऊंचा नहीं दिखाई दे जितना वह वास्तविक रूप में हो, तो इस प्रकार की स्फीति को दबी स्फीति कहते हैं। जब अनेक प्रकार की नीतियों के द्वारा मूल्य स्तर को एक सीमा में रखने की कोशिश करें, सरकार जो है एक सीमा में रखने की कोशिश करें और मूल्य स्तर उतना ऊंचा नहीं हो दिखाई दे जितना वह वास्तविक रूप में हो, तो इस प्रकार की स्थिति को जो है दबी स्फीति कहते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।